अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए सेशन और एक नए मेहमान के साथ खदीजा महमूद शाहिद। इनका तारुफ कराने के लिए जो है ना, जितना हाई प्रोफाइल है डॉक्टर साहब का, तो मेरा ख्याल है शायद अगर मुझे पूरा दिन मैं गुजार लूँ तो लोग जो इनको जानते हैं वो कहेंगे कि शायद पूरा दिन भी कम है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसरन इनका तारुफ कराऊंगी। डॉक्टर जावेद लगारी, तमगा इम्तियाज। तालीमी लिहाज से डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एकेडमिक एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, सेनेटर रह चुके हैं। ज़ैबस्ट का जब नाम आता है तो सबसे पहला ख्याल आता है डॉक्टर जावेद लगारी का, द मैन हु स्टैब्लिश्ड ज़ैबस्ट, जिनको हमारी जो साबिका वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, उन्होंने स्पेशली अमेरिका से बुलवाया था जबकि डॉक्टर साहब डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज एंड चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड बफलो। और बीबी ने इनको कहा था कि यहाँ पर एक लाजवाब किस्म का इंस्टीट्यूट बनाओ, और डॉक्टर साहब फिर यहाँ आए और ज़ाबिस की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि डॉक्टर लगारी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व कर चुके हैं और फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट दबंग चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन, द वन एंड ओनली डॉक्टर जावेद लगारी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर जस्ट ए वंडरफुल इंट्रो। पर आई थिंक सारी चीज़ों में मेरा रोल हमेशा ये रहा है कि जिस पोजीशन में मैं जाता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्कमैनशिप के साथ सर्व किया जाए। सर मैं तो आपका तारुफ सिर्फ एक लाइन में करा सकती हूँ कि काबिलियत, दयानत और उसूलों पर डट जाने का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है डॉक्टर जावेद लगारी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल तो आपको पता है कि हर कोई मसरूफियात कोविड-19 में ऑक्यूपाइड है। तो मुझे भी तकरीबन 6 महीने हो गए कि करंटली आई एम इन ह्यूस्टन टेक्सास और यहीं पे फैमिली के साथ हूँ। प्रोग्राम तो ऑब्वियसली यही था कि मार्च में फिर पाकिस्तान का विजिट करता, फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस के साथ मुलाकातें होती, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती, लेकिन अब जब तक ऑब्वियसली जब ट्रैवल सेफ नहीं होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। बिल्कुल सर। सर मुझे याद है मुलाकात की जब आपने बात की तो मुझे याद है कि हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई थी ज़ैबस्ट में, कि जब वहाँ पर आप डायरेक्टर थे और मैं वहाँ पढ़ा रही थी। और सर ये बात हम सब जानते हैं कि आपके वक्त में जो ज़ैबस्ट का मयार था वो मयार अब नहीं रहा। शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात जो है अच्छी ना लगे, बट जो फैक्ट है वो है कि सर जिस ज़माने में आप वहाँ डायरेक्टर थे तो ज़ैबस्ट का मयार बहुत ऊंचा था। क्या कहेंगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि आजकल के जो आप मेयार की बात कर रही हैं आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन हमारे ज़माने में जब मैं था और पूरी टीम थी ज़ैबस्ट की, और जिसमें ऑब्वियसली आप भी शामिल थी एज ए विजिटिंग फैकल्टी, तो हम लोगों ने सब ने पूरी कोशिश की थी कि जिस अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करें, मेरिट को अपहोल्ड करें, किसी सिफारिश नहीं सुनी जाए, चाहे वो एडमिशंस हो, चाहे वो अटेंडेंस रिलेटेड हो। और आई थिंक इट वाज ओनली प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स कि ज़ैबस्ट का नाम काफ़ी पाकिस्तान में विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मशहूर हो गया। यहाँ तक कि विद इन द फर्स्ट 3 years हम लोगों को CNN ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, बिजनेस वीक ने कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन ने कर लिया, और इस्लामाबाद में जो मशहूर अब्दुल कदीर खान सॉफ्टवेयर कंपटीशन होता था जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कई सालों से पार्टिसिपेट करती थी, हम लोगों ने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया और उसमें भी फर्स्ट प्राइज लेकर आ गए। माशाल्लाह सर। बस अल्लाह, मैं ये कह रही हूँ ना कि सर जब आपका वक्त था तो ज़ैबस्ट का मयार वाकई देखने वाला था। सर मैं चाह रही हूँ कि मेरे देखने वालों को थोड़ा मुख्तसरन ज़ैबस्ट को जब स्टैब्लिश किया गया और ज़ैबस्ट थोड़ा सा मुख्तसरन उसका ज़रूर बताइए, बिकॉज बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये आपकी और बीबी की। वेल, मोस्टली तो आई वुड से कि बीबी का विजन था, और जैसे आपने सही बोला कि बीबी मुझे अमेरिका से कन्विंस करके वापस लेकर आ गई। वहाँ पे मेरी टेन्योर्ड फुल प्रोफेसर की पोजीशन थी। जैसे आपने कहा मैं डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज था। कुछ $2 million पर ईयर का तो मेरा खुद अपना रिसर्च प्रोग्राम था, स्पेस पावर इंस्टीट्यूट थी। पर एनीवे बीबी को कौन इनकार कर सकता था। और जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें बोला कि वेल जाके ज़ैबस्ट को स्टैब्लिश करो। ना कोई बिल्डिंग थी, ना कुछ था, ना कोई पैसे थे,
एब्सोल्युटली नथिंग। 6 महीने तक तो आई हैड टू वर्क आउट ऑफ माय ओन होम ऑफिस। मैं खुद अपनी सुजुकी गाड़ी चलाता था जो कि वो मेरी भी पर्सनल थी। और फिर वो बिल्डिंग ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग कोई क्लासेस स्टार्ट करें इनिशियली, बिफोर हम लोग अपना कैंपस बनाएं। तो वो जो मशहूर हमारी आइकॉनिक बिल्डिंग है 90 क्लिफ्टन, वहाँ पे फॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग अवेलेबल थी। उससे पहले वो आई थिंक जर्मन एम्बेसी होती थी जब कराची कैपिटल था माशाल्लाह पाकिस्तान का। तो वो बिल्डिंग हम लोगों ने लीज आउट की और वहाँ पे खड़े होके ठेकेदारों के साथ उस बिल्डिंग को वापस रंग करा, इसलिए कि वो 2-3 साल से खाली पड़ी थी। और वहाँ पे विद इन 6 मंथ्स हम लोगों ने पहली MBA और MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट की। ग्रेट सर। सर ये मुझे आप जरा गाइड कीजिए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत हाई लेवल पर पहुंचाने में कंट्रीब्यूशन किसका होता है? क्या फैकल्टी का होता है, मैनेजमेंट का होता है, या क्वालिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो इनटेक हम करते हैं स्टूडेंट्स का उसका होता है? देखिए ना, स्टूडेंट्स तो बाद में आते हैं। सबसे पहले तो वही है कि एक टीम होती है कि जो कि एक इंस्टीट्यूट को बनाती है, और उस टीम में एकेडमिक होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है। लेकिन टीम अगर जब तक बोर्ड सपोर्ट नहीं करे, या यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है या चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड है वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीम भी कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि हमारी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जो कि हमारी चांसलर भी थी। और उन लोगों ने वेरी क्लियरली बोल दिया था, बल्कि हर एक को पता है कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, और उनका जो सारा सर्कल था वो पॉलिटिशियंस का था। लेकिन उन लोगों ने सारे लोगों को बोल दिया था कि प्लीज स्टे ऑफ, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, ये कोई पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये दिस इज ए ट्रस्ट दैट इज नेम्ड आफ्टर हर फादर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इस यूनिवर्सिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इंशाल्लाह हमारा गोल ये है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स हम लोग एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होके उभरेंगे। सर यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि जब आप ये HEC के चेयरमैन थे, आपकी ऑनेस्टी ने बड़े लोगों को मुश्किल में डाला, बड़े लोगों को परेशान किया, और काफी आपको भी प्रेशर्स का सामना करना पड़ा। तो सर आप नहीं समझते कि अगर उस वक्त ये फेक डिग्रीज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती तो आज जो हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आज जो हमारी डिग्रीज जो है उन पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये उस वक्त ना होता अगर आपके ऊपर वो प्रेशर ना किया जाता? देखिए ना, सबसे पहले तो वंस अगेन मुझे बीबी उस जमाने में नहीं थी, लेकिन क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन लोगों ने मुझे इतना हार्ड कोर कर दिया कि आई कुड रेजिस्ट ऑल प्रेशर्स, यू नो, इवन एट दैट टाइम विद इन हर पार्टी, फ्रॉम द मिनिस्टर्स, फ्रॉम द गवर्नर्स एंड एवरीथिंग एल्स, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर्स हो। तो HEC में जब ऑब्वियसली हम लोग गए और हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिकॉज HEC को ज्यूरिसडिक्शन है डिग्रीज वेरीफाई करने की, उन्होंने बोला कि आप सारे पार्लियामेंटेरियंस की डिग्रीज को वेरीफाई करें। तो यस ऑफ कोर्स उस वक्त काफी प्रेशर दिया गया कि सारे काम को रोक दिया जाए। जैसे आपको पता है कि आजकल भी पाकिस्तान की सियासत चलती है और सारी पार्टीज के बीच में मुकमुका चलती है। तो मुकमुका तो उसी वक्त भी थी, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक गवर्नमेंट में थी, एक गवर्नमेंट में नहीं थी। तो पर अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं है कि मुझे सिर्फ ये था कि ओपोजिशन की डिग्री वेरीफाई करनी थी, इवन दो आई वाज ए गवर्नमेंट अपॉइंटी। आई सेड वेल आई एम एन एकेडमिक एंड मेरा जो काम है वो यही है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड वेरीफाई करूंगा, तो चाहे वो फिर वो जिस पार्टी से लोग हों, सबकी डिग्रीज को इक्वली वेरीफाई की। और विद इन आई थिंक 30 डेज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 57 फेक डिग्रीज वेरीफाई कर ली थी। Another 100-150 डिग्रीज वर इन द पाइपलाइन। तो काफी लोगों ने जाके फिर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और वो काम उस वक्त रुक गया। सर इसी को मैं जब रोक दिया की बात है, तो आप ये देखें कि हमारे तो जो एयरलाइन जो है उसका जो अब इशू चल रहा है कि उनके लाइसेंस जो है उनकी, मतलब हमारी एयरलाइन की परवाजें दूसरे ममालिक में रोक दी गई हैं। तो सर डोंट यू थिंक वंस फॉर ऑल ये HEC अब कोई इशू या कोई ऐसा कोई एक स्टैंड नहीं ले सकती कि कम से कम आने वाले वक्तों में हमारी डिग्रीज को जो है इस तरह मैं तो कहती हूँ, मैं बेहुरमती का ही लफ्ज कहूंगी कि अब ना हो। मतलब मैं तो झिझक रही हूँ खुले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं देखे ना, HEC के चेयरमैन का टेन्योर 4 साल होता है। जो जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ तो मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 2 नफिल पढ़ी कि इनसे जान छुटी।
और ऑब्वियसली फिर सब्सिक्वेंट एचईसीज ने ये काम किया नहीं, लेकिन अगर यही काम कंटिन्यू होता तो आज ये पीआईए का प्रेशर और कितने हमारे लोग शहीद उसमें हो गए, कराची में रहने वाले भी, एज लॉन्ग एज जो पैसेंजर्स थे, क्रू था प्लेन में, इस टाइप की चीजें। और पता नहीं उसके अलावा मुझे पता नहीं पूरे पाकिस्तान में या वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में कितने लोग इस वक्त सर्व कर रहे हैं, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो एज इंजीनियर्स हो, चाहे वो एज डॉक्टर्स हो। तो आई रियली थिंक कि ये एक बहुत बड़ा काम है और पाकिस्तान को और एचईसी को लीड लेनी चाहिए, और वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हर लोगों की डिग्रीज वेरीफाई हो। इस वक्त करंटली सिर्फ उनकी डिग्रियां वेरीफाई होती हैं कि जो गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जो बाहर डिग्रीज के लिए, आई मीन पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब एम्बेसीज में अप्लाई करते हैं वीजास के लिए, तो एम्बेसीज उनको बोलती हैं, बिकॉज उन लोगों का ट्रस्ट आ गया एचईसी पे, आप जाके अपनी डिग्रीज वेरीफाई करें। बट आई थिंक अगर सारी ऑर्गेनाइजेशनों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें ये रिक्वायरमेंट करते हैं डिग्री वेरिफिकेशन का। एंड एट द सेम टाइम एचईसी को भी चाहिए कि वो अपना काम थोड़ा एक्सपीडाइट करे, थोड़ा जल्दी काम करे। जो लोगों को जमाने में भी इतनी तकलीफें होती थी कि लोग पूरा पूरा दिन लाइनों में लगे रहते थे, पर एनीवे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब वो चीजें नहीं है। अब वो सारी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन होता है। सो आई थिंक इट लिटरली शुड बी अ रिक्वायरमेंट दैट एवरीबॉडी शुड बी आस्क्ड व्हेन दे सीक एम्प्लॉयमेंट टू वेरीफाई देयर डिग्रीज। सर मैं तो ये भी चाहती हूँ कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा डॉक्टर लगारी से ही वो लोग कांटेक्ट करें। सॉरी आई नो मेरी ये सेशन लाइव जा रहा है और मैं ये इस वजह से नहीं कह रही कि मैंने आपके टेन्योर में वो लैब्स में सर्व किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, और मैंने आपका डायरेक्टरशिप भी देखी है। मैंने वो जमाना भी देखा हुआ है कि जब आप एचईसी के चेयरमैन थे और जिस जिस तरीके के प्रेशर्स थे, लेकिन आपने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सर अब क्या मसला, अब क्यों हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? Well, first of all, the world must go on. I think हर एक को इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए। किसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, किसी को एक्सटेंशंस नहीं होने चाहिए। So people should continue, they should serve their terms, and within their terms they should create new leadership within the organization। या बाहर से भी लोग आते हैं। अगर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट है तो आई थिंक पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है। अगर इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के स्ट्रांग हो जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो नैब हो, और वो अपनी ऑनेस्टी के साथ और अकॉर्डिंग टू देयर लॉ काम करें, तो आई थिंक पूरा पाकिस्तान 5 साल में टर्नओवर कर सकता है। इंशाल्लाह सर। यानी सर अब लाइटर मोड में आते हैं। माशाल्लाह आप साहिबे किताब भी हैं, और रिसेंटली जो आप की किताब आई है, बल्कि नहीं उससे पहले मैं आपको शेर डेडिकेट करना चाहूंगी कि उस वक्त भी मैंने ये शेर आपको डेडिकेट किया था। मैं आज भी अपने देखने और सुनने वालों को जरूर ये कहूंगी कि उस वक्त भी डॉक्टर साहब के लिए मैंने ये शेर डेडिकेट किया था कि जलजलो जागो, आंधियों आओ, अपनी सी तुम कर देखो, कोहे गिरा हूं अपनी जगह पर, रेत की मैं दीवार नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कहा आपने। तो साहिब इस किताब से एक्चुअली मुझे याद आया कि इससे पहले मैं किताब पे जाऊं, मैं ये शेर जरूर आपको डेडिकेट करूंगी। सर आपकी किताब का नाम है इफरीत, अ, बड़ा यूनिक सा नाम है। इसका जरा बैकग्राउंड बताएं, और थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ मेरे देखने वाले आपकी किताब के बारे में भी जाने। देखिए ना, सरप्राइजिंगली मैंने इससे पहले 3-4 प्रोफेशनल बुक्स लिखी थी, बिल्कुल। पर जब ये सारा जो सिनेरियो और इस्लामाबाद में सर्व करने का, और उस जमाने में पाकिस्तान में काफी टेररिज्म हो रहा था, ऑब्वियसली रीजनल टेररिज्म बहुत बढ़ गया था उन दिनों में। ओबीएल का भी किस्सा हुआ था और ड्रोन अटैक्स होते थे, और पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कश्मीर में, अफगानिस्तान में, इंडिया में। और I was working obviously in a prime position कि I had access to a lot of information, embassies, diplomatic groups के साथ contacts, और पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे थे even within the political world कि किस तरीके से political governments भी influence होती हैं and within the setup. So I thought why not write a fiction that's based on facts. So basically मेरी book है वो पहली fiction थी, बट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और उसमें फिर यही है कि हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली आई वुड लिटरली से कि ऑलमोस्ट नॉट ओनली के पॉलिटिशियंस, बट घर घर में, इवन ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस कम्युनिटीज में हमारे बहुत ज्यादा बिलीफ्स हैं। आई एम नॉट चैलेंजिंग कि बिलीफ सही हैं या गलत हैं, या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, but people believe in the jinn, people believe in kala jadoo, people believe obviously in istikharas, people believe in the power of prayers। लोग कोई बीमार हो जाएगा तो लोग दुआएं करेंगे, आयत करीमा करेंगे, लाखों दफा पढ़ेंगे, लोग तावीज करवाएंगे, लोग जिन्नों के पास जाएंगे। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी है, राइट फ्रॉम, आई डोंट नो किस जमाने से 20-25 साल
होते हैं, दुआएं करवाते हैं, तावीज़ें पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वापस पावर में आने के लिए, और ये किस्सा आज तक चलता आ रहा है, जैसे आप लोग मीडिया पे देखते हैं। बिजनेस की कामयाबी के लिए लोग करते हैं, बच्चे की शादी के लिए लोग करते हैं। तो मैंने बोला कि वेल, क्यों नहीं यही सिनेरियो मैं टेररिज्म में लेकर आऊं, कि यही जो टेररिस्ट पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन को स्टील करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, के कहीं जाके इस्तेमाल करें, तो क्यों नहीं वो भी इसी टाइप का कोई पावर, पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर केस जिन का पावर यूज करें। इट्स अ फिक्शन माइंडेड, लेकिन जिन इज ए रियलिटी इन इस्लाम। और इफरीत की कहानी कुरान में है, जिसमें हजरत सुलेमान की कहानी है, जहाँ पे वो सबा की क्वीन ऑफ शीबा, जो कि करंटली इथोपिया और यमन का किंगडम है, वहां पे वो इफरीत वॉलंटियर करता है कि तो उसका थ्रोन 1 सेकंड में लेकर आ जाऊंगा। तो टेररिस्टों का बिलीव ये था कि अगर इफरीत 1 सेकंड में जिन थ्रोन ला सकता है क्वीन ऑफ शीबा का, तो हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन भी ला सकता है। तो वो सारे जो आमिल और इस टाइप के गंदे जादू करने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं बहुत बड़ा तुम्हें इनाम देंगे कि आप हमें इफरीत से कांटेक्ट में लेकर आए, कि हम इफरीत को ये काम देंगे कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। बाकी एंडिंग आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा। वो तो ऑफ कोर्स सर। अच्छा सर, अगर आपकी बुक जो है किसी ने खरीदनी हो ऑफ कोर्स, तो वो कहाँ से राब्ता करे? अमेज़न से मिल जाएगी या किस जगह देखा से? ना, करंटली तो वो सारे अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया के बुक स्टोर्स में अवेलेबल है, बार्न्स एंड नोबल्स में है, बड़े बड़े उनके जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। पर ग्लोबली ऑफ कोर्स वो अमेज़न में भी अवेलेबल है। आई डोंट नो पाकिस्तान में एक्सेस होता है, शिपिंग कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत होती है, या कोई बाहर से जाता है तो वो लेकर आता है। पर यहाँ तो आपको 24 आवर्स में आप बुक ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसकी हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कवर भी है, और किंडल वर्जन भी है। तो अगर लोगों के पास अगर पाकिस्तान में किंडल है, तो वो तो मेरे ख्याल से $2 या $3 में बुक मिल जाती है। इंशाल्लाह सर, मेरी और इसके आगे कंटिन्यू करूं कि बिफोर कोविड-19 there were groups obviously from the media industry who were interested in making a movie of this plot. उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, तो उनके साथ मेरी टॉक्स चल रही थी। लेकिन ऑब्वियसली जब कोरोना वायरस का इतना हो गया तो सारा काम रुक गया। सो लेट अस होप सो वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन एक्चुअली मेक ए सीरियल और ए मूवी आउट ऑफ इट। ग्रेट सर। सर, हमारे व्यूवर हैं जरी अली जैदी, उन्होंने सवाल किया है आपसे कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सबसे बड़ी गलती थी? वेल, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना तो अगर बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। न्यूक्लियर बॉम्ब तो आपको पता है सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुआ था। पर न्यूक्लियर पावर के बारे में और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैं कमेंट दे सकता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऑब्वियसली बहुत फायदे हैं। इस वक्त भी वर्ल्ड में बहुत सारी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं। काफी आपकी वर्ल्ड का जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो न्यूक्लियर से मिलता है, जिसको एक्चुअली क्लीन पावर बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, जिस तरीके से आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान भी होता है। और कोई भी जो वेपन है ऑब्वियसली वो उसको हम फेवर नहीं करते, चाहे वो ऑर्डिनरी बम हो या न्यूक्लियर बम हो। सो न्यूक्लियर इटसेल्फ के फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, इट्स अ गुड एनर्जी। येट एट द सेम टाइम एनी वेपन, एनी आर्टिलरी, एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ कोर्स आर नॉट कंसीडर्ड गुड। तो सर, आजकल जो है ये इल्म का फैज जो है वो कहाँ कौन वो खुश किस्मत हैं जो उससे फैजियाब हो रहे हैं? वेल, करंटली हम लोगों के, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें 6 महीने से स्लो हो गई हैं, पर यहाँ पे हम लोगों का एक प्रोजेक्ट था नॉर्थ अमेरिका में, अलॉन्ग विद अपना जो कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे तकरीबन कोई 15 to 20,000 मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो सर्व करते हैं, जिनकी एनुअल मीटिंग होती है। इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप। तो उनके साथ मेरी एसोसिएशन थी कि प्लान यह था कि नॉर्थ अमेरिका में हम लोग एक अपना रिलेटेड यूनिवर्सिटी बनाएं, जो काम उन्होंने मेरे सौंपा था। और उनकी 2 एनुअल मीटिंग्स में जाके मैंने कीनोट एड्रेसेस भी किए थे। द प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स वाज अप्रूव्ड एंड देयर वाज फंड रेजिंग। और एट वन टाइम, आज से 1 साल पहले, हम लोगों ने एक कैंपस को के लिए वी एक्चुअली मेड एन ऑफर टू बाय ए वेकेंट कैंपस ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कि वहाँ पे जाके हम लोग अपना कैंपस खोलेंगे। लेकिन वो हम लोगों को आउटबिड किसी और चाइनीज ग्रुप ने कर दिया, जिनके पास ज्यादा पैसे थे। तो व्हाइल वी वर लुकिंग फॉर ए न्यू प्लेस, कोविड आ गया, कोरोना आ गई, एंड थिंग्स स्टॉप्ड। दिस वाज एक्चुअली ए मेजर टास्क, ए मेजर प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब हालात बेहतर होते हैं तो एक पाकिस्तानी अमेरिकन की ये पहली यूनिवर्सिटी होगी नॉर्थ अमेरिका में। इंशाल्लाह सर, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जो भी रास्ते हैं उनमें आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। ऑल्दो मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत सारी बातें करूं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि आपकी इस वक्त बैक टू बैक जो है मीटिंग्स भी हैं। और
थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर द प्रेशियस टाइम आपने निकाला, आपने बातें की। सर बातें तो मैंने बहुत सारी पूछना चाह रही थी कि अब पाकिस्तान की डिग्री को आप कहाँ देखते हैं, क्या है, बट ऑफ कोर्स इंशाल्लाह फिर कभी फ्यूचर में दोबारा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच और सारे व्यूअर्स को सलाम मेरा। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।